हेलो एवरीवन, जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल है आप सबके। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। सर सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक नहीं हुआ है, विवेक हो जाएगा। आपने एक बार स्केड्यूल चेक किया है, स्केड्यूल देखा है आपने अभी तक कि क्या वहाँ पे ये टॉपिक है या ये टॉपिक नहीं है। सर डीपीपी का चेंज नहीं हुआ है अभी तक। बेटा बोल दिया है, वो टाइम लेते हैं चेंज होने में, पूरा एक प्रोसीजर होता है, फिलअप करना और सबके बाद ही वो ठीक होता है। कैलेंडर के और क्वेश्चन नहीं करेंगे क्या। कैलेंडर 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 हमने कितने किए, हमने 2 पैटर्न किए ना। नहीं करेंगे हम, कैलेंडर करेंगे हम, ठीक है। कैलेंडर करेंगे हम। मैं शायद क्लास लगाना भूल गया, मैंने कल बताना भूल गया था कि मेरे को कैलेंडर की एक और क्लास चाहिए। डोंट वरी, कैलेंडर की एक क्लास और करेंगे अपन, ठीक है। तो बेसिक वी कैन ट्राई ऑन मंडे, हम मंडे को एक क्लास कर सकते हैं, ठीक है। डोंट वरी, पर एक क्लास हम करेंगे अभी कैलेंडर की। ओके है ना। बाकी लोग बताओ, बाकी लोग क्या हालचाल है, सब लोग रेडी हैं। भारत माता की जय ईश्वर। चलिए, तो बच्चों आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, मतलब बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक है। इसका नाम सिलॉक्स है, ठीक है। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना। कैलेंडर के क्वेश्चन भी करेंगे, ऑब्वियस सी बात है बेटा, वो करेंगे तो क्वेश्चंस भी अपन करेंगे, ठीक है। तो आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आई एम फीलिंग वेरी लो, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा मैं वैसे फील नहीं कर रहा हूँ, एनर्जेटिक फील नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। आई एम फीलिंग वेरी लो, लाइक हो सकता है मेरी तबीयत ठीक नहीं हो, है ना, इस वजह से। सो प्लीज़ मेरे को थोड़ा टाइम दीजिएगा। सब डीपीपी में भी लगवा दो कैलेंडर के क्वेश्चंस। हाँ मैं बोल दूंगा, डीपीपी रॉन्ग है, मैं और बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैंने बोल दिया, ये लो ओके। कि कैलेंडर के टॉपिक पे गलत लग गई है। रेड बुल पियो सर। सर जी मैथ्स वाले सर 2x की स्पीड में पढ़ाते हैं, हमारी बात भी नहीं सुनते हैं, वो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अभी। उनके लिए मैंने बोल दिया है टीम को, तो वो आपके लिए एक सही तरीके से अरेंज कर देंगे, है ना। मैथ वाली डिस्कस नहीं करेंगे अपन, अपना डिस्कस करते हैं बेटा, अपना अपना ही बहुत टॉपिक बचा हुआ है। पहले अपन वो पढ़ लेते हैं, स्ट्रिंग पीजिए सर। वो मुझे नहीं पता क्या पीना है क्या नहीं पीना है, पर मैंने अपनी देसी चाय मंगाई है अभी कि मेरे को थोड़ी चाय पी लेता हूँ तो शायद मुझे ठीक लगे, है ना। तो अपन वो करते हैं, अभी अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना। तो छाले और हो गए हैं, तो छाला हो गया है, ऊपर से अलग ही बॉडी का रिएक्शन चल रहा है, केमिकल अलग ही लोचा हो रखा है बॉडी में, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, आगे अपन बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। पहले तो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं सिलोजम। सिलोजम का एक दूसरा नाम है, इसे अपन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी बोलते हैं, और इसको हम वेन डायग्राम भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 टॉपिक हैं अपने, जो तीनों का एक ही नाम है, मतलब वेन डायग्राम इसको अलग तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो पीडीयू को 40 कोड करेंगे, है ना, तो एक्चएस को 34, तो बीएमडब्ल्यू को आनंद, मैं बाद में बताऊंगा ये सब। अब पिछली बार ये सब बताना शुरू किया था तो बच्चे मेरे पे चिल्लाने लग गए थे, ठीक है। तो पहले हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं पहले वो पढ़ेंगे, बाद में करना। सर बोलते हैं मैथ्स वाले सर को रिपीट का, तो कमेंट भी ऑफ कर देते हैं। हाँ मुझे कल वो बता रहे थे कि मैं कमेंट ऑफ कर देता हूँ, वो खुद ही बोल रहे थे मेरे को। तो देखो, कैलेंडर सिलॉक्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, फिलॉक्स के अंदर बेसिकली आपके पास टोटल 4 तरह के कीवर्ड होते हैं, ठीक है। सिलॉक्स में बेसिकली जो कीवर्ड होते हैं, ये कितने कीवर्ड होते हैं हमारे पास, बेसिकली 4 तरह के कीवर्ड होते हैं, ओके। तो बेसिकली इन 4 तरह के कीवर्ड से मिलकर के हमारा सिलॉक्स का ये टॉपिक बना है, ठीक है। जैसे ऑल, यानी इसका मतलब होता है सभी। एक होता है सम, जिसका मतलब होता है कुछ। एक होता है नो, जिसका मतलब होता है कोई नहीं। और एक होता है सम नॉट, जिसका मतलब होता है कुछ नहीं। यानी बच्चों, इन 4 तरह के वर्ड से ही हमारे स्टेटमेंट बनेंगे, और इन 4 तरह के वर्ड से ही हमारे कंक्लूजन भी बनेंगे। तो हम इन 4 से ही हमारे कंक्लूजन और स्टेटमेंट दोनों की दोनों क्या करेंगे, बनाएंगे या फिर तैयार करेंगे। इज दैट क्लियर, ये बात समझ में आ गई।
चलो तो अब हम इसी के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। देखिए, तो हमारा सबसे पहला है वो हमारा है ऑल। हमारा स्टेटमेंट यानी कि हमारा जो कथन है वो हमारा कथन क्या है कि ऑल ए आर बी। क्या है? ऑल ए आर बी, यानी सभी ए का पार्ट क्या है? बी है। अगर हम बात कर रहे हैं कि ऑल ए आर बी यानी सभी ए का पार्ट बी है, तो जैसे अपन नहीं कहते कि किसी का नाम मान लो महेश है घर में, तो उसे मोनू भी बोल रहे हैं, महेश भी बोल रहे हैं, महेशु भी बोल रहे हैं, मोशु भी बोल रहे हैं, और कई तरह से उसके नाम लेते हैं। जैसे आपका भी घर में कोई नाम है, जैसे आपका नाम है त्रिशूल है या आनंद है, तो आपको घर में माता पिता भाई बहन कोई ना कोई दूसरे नामों से भी बुलाते होंगे, ठीक है। प्यार के नाम जो कहते हैं ना कि हाँ एक शॉर्ट में एक प्यार का नाम रखा होता है कि हम इसी से बुलाएंगे, मुंह बोला नाम जिसे हम बोलते हैं। तो अगर सपोज करो त्रिशूल है, तो त्रिशूल का नाम त्रिशूल सिंह है, ठीक है। हो सकता है इसको बोल दे भोला, बोल दे भोले, बोल दे, है ना, शंभू बोल दे, क्योंकि त्रिशूल बेसिकली किसको इंडिकेट कर रहा है? भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल को इंडिकेट कर रहा है, राइट। ठीक है, तो इस तरीके धोर, जैसे धोर बोल रहे हैं इसको, तो इस सिंपल समझो। तो यहां पे भी क्या होगा ना कि इस ऑल वाले को और कई सारे नामों से बुलाया जा सकता है। ऑल के भी और बहुत सारे नाम है। तो जैसे उसके दूसरे नाम क्या है? ऑल को हम एनी भी बोल सकते हैं, एवरी भी बोल सकते हैं, ईच भी बोल सकते हैं, और 100% भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं एक सपोज कहता हूं मेरा ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कथन होता है। अगर मेरा कथन है ऑल द ए आर बी, तो मैं एनी ए आर बी भी बोल सकता हूं, मैं एवरी ए आर बी भी बोल सकता हूं, मैं ईच ए आर बी भी बोल सकता हूं, और मैं 100% ए आर बी भी बोल सकता हूं। तो मैं सारे के सारे नाम बोल सकते हैं, है ना, है ना, क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इन सभी नामों से इसको बुलाते हैं, हम इन सभी नामों से इसका यूज कर रहे हैं। तो चाहे मैं ऑल बोलूं, है ना, चाहे मैं इसको एनी बोलूं, एवरी बोलूं, या फिर मैं ईच बोलूं, या मैं 100% बोलूं। सर मुझे तो बोलते हैं महका लड़ले, मतलब महका लड़ले का मतलब क्या होता है? ठीक है, क्लियर होगी? बहुत गंदी चाय भेजी है। तो हमने बात समझ में आ गई कि हाँ अगर मैं ऑल बोल रहा है, तो अगर मैं एनी बोल रहा हूं, एवरी बोल रहा हूं, ईच बोल रहा हूं, या 100% बोल रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मैं इसी नाम के बारे में बात कर रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारा स्टेटमेंट है ऑल द ए आर बी। हमारा स्टेटमेंट क्या है? ऑल ए आर बी। सर आप रील नहीं देखते? नहीं, मैं रील नहीं देखता। क्यों? रील में क्या हो गया? सर मुझे तो बोलते हैं महका लाडले। ये क्या होता है? पता नहीं कैसा नाम है। रील वील का शौक नहीं है मेरे को। मेका लाडले है सर वो, मेका लाडले है सर वो। ये क्या होता है? मीवो, पता नहीं भाई, मैं नहीं देखता हूँ ये सब, मेरे को ये सब पसंद नहीं है। तो मैं अपनी एनर्जी रील वगैरह में वेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। सो ऑल द ए आर बी का मतलब क्या है? ये एक यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्या है? एक यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो अगर मेरे को ऑल का डायग्राम बनाना है, तो मैं यहां पे बनाऊंगा, ये मेरा एक डेफिनिट डायग्राम है, और ये मेरा एक पॉसिबल डायग्राम है। ये मेरा एक पॉसिबल डायग्राम है। तो समझो ऐसे। तो अगर हमसे कहते ये गोप 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 क्या होता है भाई, ये इसका मतलब समझ में आ गया कि तुम लोगों को अभी देखो, पहले ही मेरी एनर्जी आज लो है, ठीक है, आई एम फीलिंग लो। ऊपर से तुम और पता नहीं ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो जो मेरी समझ से परे जा रही है। मेरे को समझ ही नहीं पड़ रहा है तुम क्या बातें कर रहे हो। तो इट्स बेटर है चैट ऑफ करता हूँ, पहले मैं अपना कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर मैं चैट ऑन करूंगा और आपसे पूछ लूंगा, ठीक है। तो जब भी अगर मेरे पास ऑल का स्टेटमेंट आए, जैसे ऑल ए आर बी, ऑल द ट्यूबलाइट्स आर फैन, ऑल द गार्डन आर फ्लावर, ऑल द फर्श आर रूफ, राइट, ऑल द स्टार्स आर मार्स, इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट आए जिसमें ऑल शब्द का यूज हो रहा हो, सभी ए का पार्ट बी है, सभी पी का पार्ट क्यू है, सभी राम श्याम हैं, सभी भोले भंडारी हैं, है ना, सब जिसमें ऑल काइंड ऑफ स्टेटमेंट यूज हो रहा हो, तो उसमें क्या होता है? जैसे हमसे बोला गया है ऑल ए आर बी, तो सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है, जो आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, कि जैसा और जितना स्टेटमेंट में बोला जाए वेन डायग्राम हमें वैसा ही बनाना है। अब स्टेटमेंट मुझसे क्या बोल रहा है कि ऑल ए आर बी, सारा की सारा ए किस में है? बी में है। तो जैसे ही इसने मुझे बोला, मैंने सारा की सारा ए बनाया, और सारा की सारा ए किसके अंदर बना दिया है? मैंने सारा की सारा ए बी के अंदर बना दिया है। मैंने सारा की सारा ए किसके अंदर बना दिया है? बी के अंदर डाल दिया है। तो जब मैंने सारा ए का पार्ट बी है, तो सारा ए का पार्ट मैंने किस में डाल दिया है? बी में डाल दिया है। लेकिन अगर मैं ऐसा बनाता हूं,
अगर मैं ऐसा बनाता हूं तो मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, a इज इक्वल टू बी। तो इस केस में मैं a का सारा पार्ट तो b कर रहा हूं, लेकिन इस डायग्राम की वजह से मेरा सारा b का पार्ट भी a हो रहा है। अब सारा b का जो पार्ट है वो a हो रहा है, ऐसा तो कोई मेरे को कहा नहीं गया था कि सारा की सारा b का पार्ट भी a हो। भाई सारा a b है, ये बात तो मुझे बोली गई है कि सारा a का पार्ट b है, लेकिन ये नहीं बोला गया मुझसे कि सारा b का पार्ट a है, ये नहीं बोला गया है। तो सारा b का पार्ट a में आएगा या नहीं आएगा हमें ये नहीं पता है, तो हम ये डायग्राम कभी भी नहीं बनाएंगे। हमेशा हम क्या बनाएंगे, हम हमेशा डेफिनिट डायग्राम बनाएंगे, जैसा बोला गया है वो बनाएंगे। बोला गया है कि सारा a का पार्ट b है, तो सारा की सारा a का पार्ट किस में आ रहा है, सारा की सारा a का पार्ट b में आ रहा है। दिस इज ऑल द a आर b, सारा a का पार्ट क्या है, b है। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया? तो अब देखो इसके ऊपर निकलने वाले हमारे जो निष्कर्ष होते हैं, जो कंक्लूजन होते हैं, हम हमेशा उसको समझ लेते हैं, हम हमेशा उसको देख लेते हैं। हमसे बोला गया था कि ऑल द बी आर है। अब देखो जब भी हम निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष हमेशा हम दो तरह के निकालते थे आज तक। भाई जो कंक्लूजन हमारा सही है हम उसे सही करते हैं, और जो कंक्लूजन गलत है हम हमेशा उसे गलत करते हैं, हाँ है ना? लेकिन यहां हम एक और निष्कर्ष निकालेंगे। एक और निष्कर्ष क्या निकालेंगे, हम एक निष्कर्ष निकालेंगे डाउटफुल का। क्या निष्कर्ष निकालेंगे, डाउटफुल का निष्कर्ष निकालेंगे। डाउटफुल का मतलब क्या होता है, डाउटफुल का मतलब बेसिकली हम यहां पे ये कहना चाहते हैं कि ऐसे कंक्लूजन जिसके बारे में हमें ये नहीं पता कि वो कंक्लूजन सही होगा या फिर वो कंक्लूजन गलत होगा, हम उस कंक्लूजन को क्या बोलेंगे कि ये कंक्लूजन डाउटफुल है। जब भी कोई कंक्लूजन, मैंने क्या बोला, जब भी कोई कंक्लूजन जिसके बारे में हमें ये नहीं पता कि ये कंक्लूजन सही है या फिर ये कंक्लूजन गलत है, कोई भी कंक्लूजन सही होगा या गलत होगा, अगर हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि वो सही होगा या गलत होगा, हम ऐसे कंक्लूजन को डाउटफुल में डाल देंगे। अब डाउटफुल का करेंगे क्या, तो डाउटफुल हमेशा आइदर और का एक ऑप्शन होता है हमारे पास कि या तो ये या फिर ये सही हो, तब आप आइदर और ऑप्शन चूज करेंगे। तो डाउटफुल कंक्लूजन से हम आइदर बनाएंगे, अगर डाउटफुल कंक्लूजन से आइदर बन गया तो हम आइदर आंसर कर देंगे, और अगर आइदर नहीं बना तो हम क्या करेंगे, डाउटफुल को गलत कर देंगे। तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि सिंगल डाउटफुल कंक्लूजन हमेशा क्या होता है, रॉन्ग होता है। सिंगल डाउटफुल कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, रॉन्ग होगा। आइदर बनाने के लिए हमें कम से कम दो कंक्लूजन चाहिए होंगे, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? चलो अब हम आगे बात करते हैं। ऑल द बी आर ए, क्या इसके अंदर सारा बी का पार्ट ए है? आपको ऐसा दिख रहा है? नहीं, आपको पता लग रहा है सारा ए का पार्ट बी में है, आपको सिर्फ इस बारे में ही जानकारी है। और मैंने आपसे कहा था जितना आपसे कहा जाए आपको हमेशा उतना ही ड्रॉ करना है, उसके अलावा ड्रॉ नहीं करना है। तो आपसे कहा गया सारा ए का पार्ट बी है, तो आप सारा ही ए का पार्ट बी है, यानी ऑल बी आर ए। सारा बी ए में आएगा नहीं आएगा आपको नहीं पता, आपको इस बचे हुए पार्ट के बारे में नहीं पता कि ये बी का पार्ट ए में आएगा या फिर ये ए में नहीं आएगा। ओके, तो ये कंक्लूजन आपका क्या हुआ, डाउटफुल हो गया। सेकंड है सम ए आर बी, कुछ ए का पार्ट है ना वो बी में आएगा। जब हमें पता है सारा ही ए का पार्ट बी में है, जब हमें पता है सारा ही ए का पार्ट बी है, तो कुछ ए का पार्ट अपने आप क्या हो गया है, बी हो गया है। क्योंकि सारा ही ए बी है तो कुछ ए अपने आप क्या है, बी है। फिर आता है सम बी आर ए, कुछ बी का पार्ट ए है। अब आप देखो इतना बड़ा बी है, इतना बड़ा बी है, क्या इतने बड़े बी में क्या ये ए है, तो ये ए है। यस, कुछ बी का जो पार्ट है वो क्या है, ए है। यस, क्या बोलेंगे, यस कुछ बी का पार्ट ए है। नेक्स्ट है नो ए इज बी, कोई भी ए का पार्ट बी नहीं है। अगर कोई भी ए का पार्ट बी नहीं है, नो ए इज बी, तो ए और बी दोनों दूर होने चाहिए। लेकिन यहां साफ साफ पता लग रहा है कि सारा ही ए किसके अंदर है, बी के अंदर है। और स्टेटमेंट हम हमेशा सही मानेंगे, यानी कंक्लूजन गलत हो सकता है पर स्टेटमेंट कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तो अगर हमसे बोले कि कोई भी ए का पार्ट बी नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सारा की सारा ए का पार्ट क्या है, बी के अंदर आ रहा है।
फिर कहता है कोई भी बी का पार्ट ए नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि बी का पार्ट ए नहीं हो? इतना बड़ा बी है, इतने बड़े बी में ये वाला जो पार्ट है वो ए है। इसका मतलब है कुछ ए बी का पार्ट तो ए है, और ये कह रहा है कि कोई भी ए नहीं है। इसका मतलब ये कंक्लूजन गलत है। नेक्स्ट आता है सम ए आर नॉट बी। कुछ ए का पार्ट बी में नहीं आएगा। ऐसे कैसे हो सकता है जब हमें पता है कि सारा ही ए बी है? तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ ए का पार्ट बी में नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सारा की सारा ए किस में आ रहा है? सारा की सारा ए बी के अंदर आ रहा है। फिर आता है आपका नेक्स्ट सम बी आर नॉट ए। कुछ बी का पार्ट ए नहीं है। सम बी आर नॉट ए। अब कुछ बी का जो पार्ट है वो ए नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर ये पूरा बी है, इसमें ये ए है, इसका मतलब है ये बी का पार्ट है जो ए नहीं है। सब लोगों को यही लगता है कि हाँ सर ये सही है। जबकि आपसे मैंने कहा जैसा और जितना स्टेटमेंट ने कहा है आपको सिर्फ उतने पार्ट के बारे में पता है। यानी आपको सिर्फ इतना पता है कि ये सारा की सारा ए जो है वो बी के अंदर है, परंतु आपको ये नहीं पता कि ये जो बचा हुआ बी का पार्ट है ये ए में जाएगा या ये ए में नहीं जाएगा। आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो अगर बोले सम बी आर नॉट ए, कुछ बी का पार्ट ए नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? इट्स अ डाउटफुल केस। हमें नहीं पता कि कुछ बी का पार्ट ए नहीं है, सम बी आर नॉट ए। हमें नहीं पता इस पार्ट के बारे में कि ये इसमें आएगा या ये इसमें नहीं आएगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे? डाउटफुल बोलेंगे। अब जो भी सिंगल डाउटफुल हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, जब तक मैं आपको आइदर और नहीं पढ़ाता हूं तब तक हम डाउटफुल को गलत करते रहेंगे। जो कंक्लूजन गलत है वो गलत ही है, और जो कंक्लूजन सही है वो सही ही है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, डाउट वाले कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है। हमेशा सही होती है। तो डाउट वाला जो भी कंक्लूजन होगा, उस हर डाउट वाले कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी क्या होगी? हमेशा सही होगी। ये बात क्लियर है? तो अगर सपोज करो ये दो डाउटफुल कंक्लूजन है ना आपके पास, है ना, तो अगर सपोज करो आपको ऐसा लिखा हुआ मिलता कि ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, इसका मतलब है ये कहना चाहता है कि सभी बी के ए होने की संभावना है। तो आपको पता है कि ऑल द बी आर ए, ये तो एक डाउटफुल कंक्लूजन है, और डाउटफुल कंक्लूजन के साथ क्या ऐड कर दी है? पॉसिबिलिटी। तब हम इस कंक्लूजन को क्या कर देंगे? सही कर देंगे। तो इस तरीके से जो भी हमारे कंक्लूजन हैं, और अगर वो सभी की सभी कंक्लूजन डाउटफुल होते हैं, तो डाउटफुल के साथ जैसे इसके साथ भी सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये ऐड कर देते हैं, इज अ पॉसिबिलिटी को ऐड कर देते हैं, तो हमारा ये डाउटफुल कंक्लूजन के साथ जैसे ही पॉसिबिलिटी ऐड होगी हमारा ये डाउटफुल कंक्लूजन भी सही हो जाएगा। तो हम ये क्लियर कहते हैं डाउटफुल वाले कंक्लूजन के साथ में पॉसिबिलिटी ऐड करने पर वो कंक्लूजन हमेशा सही होगा। जो कंक्लूजन सही है, अगर उस सही के साथ पॉसिबिलिटी को ऐड कर देंगे तो कंक्लूजन गलत माना जाएगा। जो कंक्लूजन हमारा गलत है, उस गलत के साथ पॉसिबिलिटी ऐड करेंगे तो भी हमारा कंक्लूजन गलत रहेगा। तो ये तीनों तरह की बातों को आपको दिमाग में और ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, किसी को भी कोई डाउट है क्या? किसी को कोई भी डाउट है क्या? सर स्कूल से ही रीजनिंग को सीखना चाहिए। अब वो मैं क्या बताऊं,
ठीक है, एक और सर अभी लेंगे आगे, ये क्लियर है? नहीं समझ आया, ये सब क्लियर है? एक बार वापस, ठीक है मैं एक बार वापस समझा देता हूँ। ठीक है, मैं एक बार वापस समझा देता हूँ। देखिए, कुछ पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखना है, कुछ दिनों तक ध्यान रखना है, इसके बाद ये आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहली बात, जैसा स्टेटमेंट में बोला गया है डायग्राम वैसा ही होना चाहिए, यानी डायग्राम आप हमेशा डेफिनिट बनाएंगे। जैसा स्टेटमेंट में बोला गया है वही चीज कंफर्म है, उसके अलावा अगर कुछ भी पूछेगा तो हमें कंफर्म नहीं है, हम उसे डाउटफुल का नाम देंगे। स्टेटमेंट ने कहा सारा ए का पार्ट बी है, तो हमने यहाँ पे सिंपल सारा की सारा ए के पार्ट को क्या बना दिया, बी के अंदर बना दिया, क्योंकि स्टेटमेंट कह रहा है कि सारा की सारा जो ए है वो किसमें है, बी में आएगा। पर अगर ये हमसे पूछता है सारा बी का पार्ट ए है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, जानकारी हमें सिर्फ स्टेटमेंट के बारे में है, यानी जानकारी हमें सिर्फ यही दी गई है सारा ए का पार्ट बी है। हमें ये जानकारी नहीं दी गई कि सारा बी का पार्ट ए है या ये नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो बचा हुआ बी का पार्ट है ये ए में जाएगा या ये ए में नहीं जाएगा, हमें इसके बारे में नहीं पता है। और जब हमें इसके बारे में नहीं पता होगा तो हम क्या बोलेंगे, वी डोंट नो। हमने इसे नाम दे दिया डाउटफुल, क्योंकि जिस भी कंक्लूजन के बारे में अगर हमें कुछ भी पता नहीं है हम उसको डाउटफुल के अंदर डाल देंगे। ठीक है, फिर हमसे कह रहा है सम ए आर बी, कुछ ए का पार्ट क्या है, बी है। अब कुछ ए का पार्ट जो है वो बी है, हमें पता है सारा की सारा ए बी में है, तो कुछ तो अपने आप होंगे, तो ये सही हो गया। ये कह रहा है कुछ बी का पार्ट ए है, इतना बड़ा बी है, इतने बड़े बी में ये वाला पार्ट ए है ना, बिल्कुल है, तो हम क्या बोलेंगे, यस ये भी करेक्ट है। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, सही हो गए। फिर आता है नो ए इज बी और नो बी इज ए, क्या हो गए, नो ए इज बी और नो बी इज ए। ये हमसे कह रहा है कोई भी ए का पार्ट बी नहीं है और कोई भी बी का पार्ट भी ए नहीं है, तो हमें इसके बारे में तो कोई पता ही नहीं। साफ साफ पता लग रहा है कि सारा ए का तो पार्ट बी के अंदर आ रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ए का पार्ट बी में नहीं आएगा या फिर बी का पार्ट ए में नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, ये दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट। कंक्लूजन सही या कंक्लूजन गलत हो सकता है पर स्टेटमेंट कभी गलत नहीं हो सकता है। फिर सम ए आर नॉट बी, ये कह रहा है कुछ ए का पार्ट ऐसा है जो बी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि सारा की सारा ए किसके अंदर आ रहा है, बी के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब है कंक्लूजन गलत है। और फिर आता है सम बी आर नॉट ए, कुछ बी का हिस्सा है जो ए नहीं है, तो इतने बड़े बी में, इतने बड़े बी में ये पार्ट ए है, लेकिन इस वाले पार्ट के बारे में हमें नहीं पता कि ये बी का हिस्सा ए नहीं है। अब ये बी का हिस्सा ए नहीं है या ये है, हमें नहीं पता, हमने कहा ये डाउटफुल है। क्लियर है? तो हम हमेशा इस स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे, हम हमेशा इस स्टेटमेंट को ही सही मानेंगे, कंक्लूजन गलत या सही हो सकता है। फिर हमने ये कहा कि डाउटफुल वाले कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी को ऐड कर देंगे तो वो डाउटफुल का कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर डाउटफुल है कंक्लूजन, पॉसिबिलिटी ऐड कर देंगे, कंक्लूजन सही। लेकिन अगर कंक्लूजन सही है या कंक्लूजन गलत है, अगर उसमें हमने पॉसिबिलिटी ऐड कर दी तो कंक्लूजन हो जाएगा गलत। ठीक है, बात समझ में आ गई? डन है? चलो अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इस कंक्लूजन को सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए।
कम ऑन एवरीवन। चलो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, सही आंसर क्या है। एक क्वेश्चन आ जाए बड़ी बात है। अब देखो, ऑल द टी आर पी, सारा की सारा टी का पार्ट पी है। ऑल द टी आर पी, ऑल द पी आर एल, ऑल द पी आर एल, ठीक है, ये बना दिया हमने। अब देखो पहला क्या कहता है, ऑल द टी आर एल, क्या सारा टी का पार्ट एल है? तो देखो सारा टी पी में है, सारा पी एल में, तो ऑटोमेटिकली सारा टी का पार्ट तो एल में आएगा ही आएगा। बेटा प्रैक्टिस करने पे सब आएगा, ऐसा नहीं है कि आप लेक्चर करने में सब समझ में आ रहा है वहां नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे आप करेंगे, सॉल्यूशन को समझेंगे, गलती को समझेंगे, तब हो पाएगा, है ना। लेक्चर करने में क्या होता है ना, आपके सामने एक जीता जागता प्राणी है, खड़ा है, आपके पास 50 डाउट होंगे, वो 50 डाउट के जवाब देने के लिए तो खड़ा है, समझ रहे हैं। लेकिन जब आप खुद से करते हैं तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। अगर आपकी फंडामेंटल क्लियर है तो आप आराम से उनका आंसर कर पाएंगे। 100 में से हो सकता है कोई 10 एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं होंगे, लेकिन 80 से 90 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो आप कर पाएंगे। तो 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, बाकी 80 क्वेश्चन आपने कर लिए। सर ये डायग्राम कैसे बनाऊं? जैसे मैंने बनाया अभी वैसे बनाओ ना। आपसे कहा है सारा टी का पार्ट पी है, तो एक सर्कल बनाओ टी का, उस सारे टी को किस में डाल दो? पी में डाल दो। फिर आपसे कहा सारा पी का पार्ट एल है, तो अगर पी पूरा एल में जाएगा तो टी अपने आप जाएगा, क्योंकि टी है तो पी के अंदर ही, और अगर पी पूरा एल में जाएगा तो टी अपने आप चला जाएगा। ऑल द एल आर पी, सारा की सारा एल का पार्ट पी है। देखो इतना बड़ा एल है, इतना बड़ा एल है, इतने बड़े एल में ये वाला पार्ट पी है, ठीक है। तो क्या ये वाला एल का पार्ट ये भी पी है? तो हम क्या बोलेंगे, हमें नहीं पता कि ये एल का जो पार्ट है ये पी में जाएगा या ये पी में नहीं जाएगा, हमें नहीं पता। तो अगर हमसे कह रहा है सारा एल का पार्ट पी है, ऑल द एल आर पी, तो इतने बड़े एल में ये पार्ट हमें पता है कि ये पी है, लेकिन बचा हुआ एल का पार्ट पी में आएगा या नहीं आएगा, हमें ये नहीं पता। इट्स अ डाउटफुल केस। ये क्या है? ये एक डाउटफुल केस है। नेक्स्ट है सम पी आर टी, कुछ पी का जो पार्ट है वो टी में आएगा। तो देखो हमें साफ साफ पता लग रहा है कि ये इतना बड़ा पी है, और कुछ ये पी में ये वाला पार्ट क्या है? टी है। तो राइट, सम पी आर टी, तो हम कहेंगे ये वाला पार्ट सही है। अब ये अकेला एक डाउटफुल कंक्लूजन है। अकेला डाउटफुल कंक्लूजन क्या होता है? गलत होता है। पहला और तीसरा आपका सही है, आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आप क्या कहेंगे? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, और 52% बच्चों का ये सही आंसर है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ते हैं, इसे करिए। करिए इस क्वेश्चन को डन। देखो अब इस क्वेश्चन को जरा समझिएगा। सर टाइम कम दो इन क्वेश्चन में। हर्षित अभी नया नया है ये टॉपिक, हर बच्चे को टाइम देना जरूरी है बेटा, है ना। ऑल द आर इज पी, सारा की सारा जो आर का पार्ट है वो पी में आएगा। ऑल द आर इज पी,
ठीक है, ऑल द पी आर जे, ऑल द पी आर जे, ठीक है, डन है। देखो पहला क्या कहता है, ऑल द पी इज आर, सारा पी का पार्ट आर है। देखो हमें पता है इतने बड़े पी में, इतने बड़े पी में ये वाला पार्ट तो आर है, पर क्या ये बचा हुआ पार्ट ये आर में आएगा नहीं आएगा, हमें नहीं पता। तो हम क्या बोलेंगे, सारा पी का नहीं पता, सारा आर जो है वो पी में है, लेकिन सारा पी का पार्ट आर में आएगा, सारा आएगा ये हमें नहीं पता है। सेकंड, ऑल द जे आर पी। अब देखो इतने बड़े जे में इतना पार्ट पी है ये हमें पता है, लेकिन ये जो बचा हुआ जे का पार्ट है ये पी में जाएगा या ये नहीं जाएगा, हमें इसके बारे में भी नहीं पता है। तो हम क्या बोलेंगे, हमें इसके बारे में नहीं पता, इट्स अ डाउटफुल केस। फिर आता है ऑल द आर इज जे, सारा आर का पार्ट जे है। तो देखो ये सारा आर का पार्ट किस में आ रहा है, जे में आ रहा है। यस, ऑल द आर इज जे, ये करेक्ट है। तो हम क्या कहेंगे, इट इज राइट। तो ये दोनों के दोनों डाउटफुल है, एंड दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आंसर आएगा, थर्ड करेक्ट है, और आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो डी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। 58% बच्चों का सही आंसर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है सर, थोड़ा फास्ट पढ़ाइए। भविष्य जी, क्या आपको रोज ऐसा कहना पड़ता है कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए? क्या आप रोज ऐसा कहते हैं? नहीं, यानी आज आप ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, ये चाय अच्छी नहीं थी, इसको ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये सही है, वो खाली बॉटल है, मैं देता हूँ, मारक दो उसको। ठीक है, और रही बात है कि आज, तो आज मैं सही इसीलिए पढ़ा रहा हूं बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग गुड, सो हम आराम से मैं पढ़ाना चाह रहा हूं, राइट? समझ में आ रही है आपको बात? तो डोंट वरी भविष्य जी, आपका भविष्य खतरे में नहीं है, आपका भविष्य बिल्कुल सही हाथों में है। पर जैसे कभी कभार आपका पढ़ने का मन नहीं करता और आप क्लास में नहीं आते हैं, है ना, और आप रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, वैसा ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है ना। हमारे पास ऐसा नहीं होता है कि हम आज नहीं पढ़ाएंगे, हमारे पास होता है कि आप पढ़ाएंगे, भले आप आराम से पढ़ाओ, ठीक है, पर आप पढ़ाओ बच्चों को। ठीक है, सिंपल बात समझ में आई आपको? ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं हमारा सेकंड ऑप्शन। सर मेरा कल का एक डाउट है कि 4 जनवरी 2002 को कौन सा दिन है? सिंपल है, 4 करो प्लस 7 करो प्लस 2002 करो प्लस 500 करो, सबको जोड़ के डिवाइड बाई 7 करो, आंसर आ जाएगा दीप सागर। ठीक है, ठीक है ना? चलो, सम ए आर बी का मतलब क्या होता है? तो सम ए आर बी का मतलब होता है कि कुछ ए का पार्ट ऐसा है जो बी में आएगा, कुछ ए का जो पार्ट है वो बी में आएगा, है ना, राइट? तो कुछ ए का पार्ट बी है, इसका मतलब क्या हुआ, आप ऐसे समझो कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और हमसे कहा जा रहा है कि ये कुछ ए का पार्ट ऐसा है जो बी है, कुछ ए का पार्ट जो है वो बी है, कुछ ए का पार्ट क्या है, बी है। अब देखो, तो ये यहां पे आ गया कुछ ए का पार्ट बी है, सम ए आर बी, कुछ ए का पार्ट क्या है, बी है। तो जब कुछ ए का पार्ट बी है और जब ये यहां पे बना गया है कि कुछ ए का पार्ट बी है, तो इसका मतलब है एग्जामिनर आपको इस पार्ट के बारे में बोल रहा है कि ये कुछ ए का पार्ट ऐसा है जो बी में है। इसका मतलब एग्जामिनर ये आपसे कहीं नहीं कह रहा है कि ये जो बचा हुआ है ए का पार्ट है ये बी में नहीं आएगा, उसने ऐसा नहीं कहा है, उसने सिर्फ इतना कहा है कि कुछ ए का पार्ट बी है और वो इस वाले पार्ट के बारे में बात कर रहा है, राइट? क्लियर है? दीप सागर कह रहे हैं लॉजिक काम नहीं कर रहा है। यार गजब इंसान हो, मतलब कतई गजब इंसान हो। 4 जनवरी 2002 कह रहा हूं, 4 + 7 + 2002 + 500 डिवाइड बाई 7 कर दो, राइट? अब आप देखो 2002 और 500 2500 तो ये हो गए, है ना, 2 और 7 और 4 11, 11 और 2 13, तो ये हो गया 2513। 2513 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 × 21, बच्चे कितने, 4 41, 7 × 5 35, 35 बचने के बाद कितने बचे, 6 63, 7 नाम 63, 0 बचा, फ्राइडे आंसर आएगा।
4 जनवरी 2002 फ्राइडे आंसर आना चाहिए। चार जनवरी 2002 डे इज 4 जनवरी 2002 का डे क्या है? फ्राइडे। क्या दिखा है? फ्राइडे। क्या लिखा आ रहा है? 0 मतलब फ्राइडे। लॉजिक काम नहीं कर रहा है, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है ना? तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। अब देखो, तो सम ए आर बी अगर बोला जाएगा तो हम सम ए आर बी कर देंगे। सम ए आर बी कर देंगे, इसका मतलब है हमें इस वाले पार्ट के बारे में पता है, पर हमें इस वाले पार्ट के बारे में या इस वाले पार्ट के बारे में नहीं पता है कि ये ए का पार्ट बी में नहीं आएगा या फिर ये बी का पार्ट ए में नहीं आएगा, राइट? तो अगर हमसे बोला जाए कि सारा की सारा बी का पार्ट ए है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इट्स अ डाउटफुल केस। क्यों? ये कह रहा है कि सारा बी का पार्ट ए है, जबकि स्टेटमेंट में तो कह रहा है कि कुछ ए का पार्ट बी है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कुछ ए का पार्ट बी है। अगर कुछ ए का पार्ट बी है, इसका मतलब है स्टेटमेंट आपको सिर्फ इतने से पार्ट के बारे में कंफर्म है, आपको स्टेटमेंट इस या इस वाले पार्ट के बारे में कंफर्म नहीं है। तो सारे के सारा बी का पार्ट है, नहीं बचा हुआ ये बी का पार्ट, ये ए में जाएगा या ये ए में नहीं जाएगा, हमें नहीं पता है। सारा ए का पार्ट बी है, हमें सारे के बारे में नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमें तो बस इतना पता है कि कुछ ए का पार्ट जो है वो बी है। फिर कहता है सम बी आर ए, तो हमें ये भी नहीं पता कि, अब देखो ये तो कंफर्म है ना, कुछ तो बी का पार्ट ए है। क्यों? देखो इतने बड़े बी में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो ए है, तो हाँ बी का कुछ पार्ट तो ए है। तो हमारा तीसरा कंक्लूजन करेक्ट है। ये कह रहा है कोई भी ए का पार्ट बी नहीं है, हो ही नहीं सकता, कुछ ए का पार्ट बी है। ये कह रहा है कोई भी बी का पार्ट ए नहीं है, हो ही नहीं सकता, ये भी गलत है। ये कह रहा है कुछ ए का पार्ट बी में नहीं आएगा। अब नहीं आएगा वो कौन से का पूछ सकता है? इसी के बारे में पूछ रहा होगा। और ये कह रहा है कि हाँ ये कुछ बी ए का पार्ट ऐसा है जो बी में नहीं आएगा। भविष्य कह रहा है कि सर आप जो यहाँ क्वेश्चन कराते हो ना वो तो बन जाते हैं, लेकिन डीपीपी में प्रेशर की वजह से कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो क्यों लेते हो प्रेशर? है ना? क्यों लेते हो प्रेशर? आराम से करो यार, क्या जल्दी है तुम्हें? मतलब क्या जल्दी है तुम्हारी? कौन सी ट्रेन छूट रही है अभी? जब तुम्हें एग्जाम में फास्ट करना है तब करना ना, अभी काहे फास्ट कर रहे हो? अभी तो आराम से करके सीखते जाओ। तो हमसे कह रहे कुछ ए का पार्ट ऐसा है जो बी नहीं है, या कुछ बी का पार्ट ऐसा है जो ए नहीं है। तो हमें नहीं पता कि ये जो कुछ ए का पार्ट बचा हुआ है ये बी में नहीं आएगा, या फिर ये कुछ बी का पार्ट है ये ए में नहीं आएगा, हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमें एग्जामिनर ने ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी है। हमें एग्जामिनर ने सिर्फ इतना कहा है कि कुछ ए का पार्ट बी है, ये हमें बताया है, लेकिन ये जो बचा हुआ ए का पार्ट है ये बी में नहीं आएगा, हमें पता नहीं है। ये और ये दोनों डाउटफुल हैं। अब जो सिंगल डाउटफुल कंक्लूजन है वो भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड आपका कंक्लूजन सही है, बाकी सब आपके डाउटफुल हैं या फिर गलत है। ओके, क्लियर है? ये क्लियर है सबको? अब देखो, इसे करो, इस क्वेश्चन का आंसर दो।
चलो तो देखो, देखते हैं सर ये क्या क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अरे मैंने चेंज करवा दिए, जाके चेक तो करो। सम कार आर वाइट, कुछ कार वाइट है, सम कार आर वाइट, सम लॉक आर वाइट, कुछ लॉक वाइट है, कुछ लॉक वाइट है। आज इतना ही करेंगे, आज मेरे अंदर से ना वो नहीं आ रही है, फीलिंग नहीं आ रही है, आज इतना ही करेंगे। इस क्वेश्चन के बाद ना मैं क्लास एंड कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए रहने देते हैं यार, आज मैं मतलब जबरदस्ती फोर्सफुली कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है ना। आप लोगों को भी फिर वैसा ही फील आएगा कि सर आज बहुत टायर्ड से लग रहे हैं, या फिर सर आज बहुत लो एनर्जी लग रहे हैं। आज अपन इतना ही करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। सम कार आर वाइट, कुछ कार का पार्ट वाइट है ना। सम लॉक आर वाइट, कुछ लॉक का पार्ट वाइट है, ठीक है जी। पहला कहता है ऑल द वाइट आर लॉक, क्या सारे के सारे वाइट का पार्ट लॉक है। आप बोलेंगे सर कुछ वाइट का पार्ट तो पता है, सारे के बारे में नहीं पता। तो आप क्या बोलेंगे, सर इट्स अ डाउटफुल केस, हमें इसके बारे में नहीं पता, है ना। फिर कहता है नो कार इज लॉक, कोई भी कार लॉक नहीं है। सर कार और लॉक का आपस में क्या कनेक्शन है, हमें ये पता ही नहीं है। तो हमें ये भी कहेंगे ये भी डाउटफुल है, ये भी पता नहीं है। फिर कहता है सारे के सारे लॉक कार हैं, तो क्या सारे लॉक कार हैं, तो हमें ये वाले पार्ट के बारे में भी नहीं पता। हम कहेंगे सर ये तीनों के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, तीनों के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, ये तीनों के तीनों गलत हैं। तीनों गलत है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, राइट। तो आंसर क्या देंगे सर, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो 52% बच्चों का ये सही आंसर है, एकदम ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करते हैं हाफ पार्ट, है ना। तो तब तक आप इसे बस रिवीजन करके आना, ओके। मेरे को सच में आज मेरे को फील नहीं आ रही, तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरे को, या तो अपनी कि आई एम नॉट फीलिंग वेरी गुड, नॉट फीलिंग गुड, नॉट फीलिंग मोटिवेटेड, है ना। आई एम फीलिंग लो एनर्जी, तो इट्स बेटर कि आज क्लास को अपन यहीं पे एंड कर देते हैं। बेटा मुझे अभी कुछ भी आइडिया नहीं है मोहम्मद अमान, पोस्ट के बारे में मैंने देखा नहीं है, तो एक बार मैं या तो देखूं और उसके बाद ही मैं कुछ बता सकता हूँ। मैंने पोस्ट नहीं देखी है कितनी है, ठीक है ना। इसलिए मैथ्स के लिए बेटा मैंने आपको बताया था पिनेकल की बुक अच्छी है, पिनेकल की बुक ले लो, है ना, ठीक है। चलो मैं एंड करता हूँ क्लास को अभी के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।